आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 15। ओके, ऑर्डर 15 एंड 16। देखिए क्या होता है, कई बार ये होता है कि जनरली हम लोग यही सुनते हैं कि जो केस होता है सिविल केस बहुत लंबे चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और बार बार डेट्स लगती हैं, सालों साल निकल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, कई बार इस तरह के सूट्स भी होते हैं, सिविल सूट, जो फर्स्ट हियरिंग पर ही खत्म हो जाते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर 15 है वो इसी से रिलेटेड है। ऑर्डर 15 डिस्पोजल ऑफ सूट ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, प्रथम सुनवाई पर वाद का निपटारा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि सिविल नेचर के केस कई तरह के होते हैं, है ना। प्रॉपर्टी के हुए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, देन आपके पोजेशन के, डिक्लेरेशन के, स्टे के, कई तरह के होते हैं। उनमें कई, जरूरी नहीं है कि कुछ केस ऐसे भी हों जो अननेसेसरी किसी को परेशान करने की पर्पज से लगाए गए हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपर होता ही नहीं है। किसी में ये नहीं होता है कि प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर हो, किसी में ये भी होता है कि आपके पास, आपने किसी को परेशान करने के लिए केस फाइल तो कर दिया, पर आपके पास उससे रिलेटेड एविडेंस ही नहीं है, आप उसमें प्रूफ ही नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर आप किस तरह से जस्टिस चाहते हैं, आपके राइट्स का वॉयलेशन किस तरह से हुआ है। तो यहाँ ये जो सिचुएशन होती है, ये सिचुएशंस में कई बार कोर्ट अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना तो प्लांटिव डिपेंडेंट का करता है, ना खुद का करता है। और यही रीजन है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हियरिंग पर ही कोर्ट चाहे तो बात को खत्म कर सकता है। तो ये जो ऑर्डर 15 है, ये मानकर चलिए कि ये इस तरह के केसेस के लिए है जहां पर पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस क्या होंगी, जहां पर देखिए पार्टीज नॉट इट्स इशू। अब जहां पर मान लीजिए कि फर्स्ट हियरिंग में ऐसा लगता है कि जो पार्टीज हैं वो इशू मतलब विवादक तथ्य, फिर से सुनिएगा, जहां पर कोई विवादक तथ्य में जो पक्षकार हैं उनका कहीं कोई नाम मेंशन ही नहीं है, या वो किसी भी तरह के प्रश्न पर है ही नहीं, मतलब यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स हैं या जो इशू बनाए जाते हैं उन इश्यूज में पार्टीज कहीं से भी कोरिलेट नहीं करता है, किसी कहीं से भी रेलिवेंट नहीं है। चाहे वो, कल हम लोगों ने इश्यूज पढ़े थे, सभी को याद होगा कितने तरह के इश्यूज होते हैं अर्शिया? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स में से कौन कौन से? इश्यूज ऑफ फैक्ट्स, इश्यूज ऑफ लॉ और मिक्स्ड इश्यू ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ। वेरी गुड। यहाँ पर दोनों तरह के अगर नहीं है, क्योंकि दोनों में से कहीं ना कहीं रोड को रिलेट करेंगे, तीनों पार्ट कवर होते हैं, तो यहाँ पर आपका लॉ और फैक्ट दोनों में से किसी भी तरह का इशू से कोई पार्टी अगर रिलेवेंट नहीं है तो यहाँ पर फर्स्ट हियरिंग में ही ये केस डिस्पोजल कर दिया जाएगा। फिर अब यहाँ पर जहां किसी कोई सूट है वहां पर कई प्रतिवादी हैं, ठीक, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी एक बार शायद समझाया था कि कई बार ऐसा होता है कि वादी की संख्या तो फिर भी क्लियर है, क्यों? क्योंकि किसे रेमेडी चाहिए, किसे कंपनसेशन चाहिए, क्या अनुतोष चाहिए, तो यहाँ से सीधे से रिलेवेंट हो जाता है कि हाँ हाँ इस व्यक्ति को इस तरह का रेमेडी चाहिए या इस तरह का अनुतोष चाहिए। तो यहाँ जैसे कि एक साथ 10 लोग हैं, 10 लोगों के राइट्स का वॉयलेशन हुआ तो डेफिनेटली 10 ही लोग अपने अपने राइट्स के वॉयलेशन के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, जिस भी तरह का है। अगर 4 भाई हैं, उन चारों को प्रॉपर्टी का विवाद है तो चारों प्लेंटिफ हो जाएंगे, है ना। पर अगर हम डिपेंडेंट की बात करें तो क्या होता है कि कई बार डिपेंडेंट कई सारों को ऐड कर दिया जाता है कि हाँ इसे भी, जैसे नहीं होता है, एक एग्जाम्पल है कि अगर कई बार बहुएं जो केस लगाती हैं तो उसमें फैमिली के जो रिलेवेंट, इसीलिए तो आप लोगों की जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केस, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो भी जहां जहां जो भी प्रोविजन है उनमें मेंशन किया गया है पति और पति के नातेदार रिश्तेदार। तो होता है ना कि वो जब कोई भी केस फाइल किया जाता है वाइफ
लगाती है जब अपने फैमिली के अगेंस्ट, तो उसमें सभी को वो ले लेती है। तो अब कई बार तो पता चलता है कि भाई आपने, जैसे मान लीजिए कि सिस्टर इन लॉ को आपने उसमें शामिल कर लिया, वो एट द प्रेजेंट थी ही नहीं, वो पिछले 5 साल से फॉरेन में है, बट कई बार होता है कि अननेसेसरी परेशान करने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं, और ये बिल्कुल फेक नहीं है, मीन्स इस तरह का लाइव और प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है कि होता है कोर्ट में इस तरह का कि आप कई सारे लोगों को डिपेंडेंट इसलिए भी बना देते हैं कि सिर्फ अननेसेसरी कई बार परेशान करने का इंटेंशन होता है, या ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोर्ट से रिलीफ मिल जाए जिस तरह का आप चाहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे प्लांटिफ हैं, अब फर्स्ट हियरिंग में ये क्लियर हो गया कि भाई ये पर्सन तो जिस टाइम पर ये एक्ट हुआ, जो घटना घटी है, उस टाइम तो व्यक्ति था ही नहीं, तो क्या आप उसे अननेसेसरी, पहली ही हियरिंग में प्रूफ हो गया, तो क्या आप उस व्यक्ति को अननेसेसरी डिपेंडेंट बनाकर रखेगा कोर्ट? नहीं, वहीं पर वो चीज खत्म हो जाती है, और उस टाइम पर ही कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति को डिक्लेयर कर सकता है, इवन उसके लिए जजमेंट भी दे सकता है, और जजमेंट उसी तरह का वैलिड होगा, उसी तरह का मान्य होगा जिस तरह हमारे सामान्य जजमेंट होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जहां पर कि किसी भी तरह का कोई इशू विद द प्लांटिफ, कि आप प्लांटिफ के अगेंस्ट किसी इशू में कहीं से कहीं आते ही नहीं हैं। हाँ, आपको अगर कई प्रतिवादी हैं, तो आप प्रतिवादी अगर हैं तो प्रतिवादी आपको बना दिया गया है, उसका मतलब ये नहीं कि आपने सच में किसी के साथ कोई इस तरह का कोई भी एक्ट किया है। तो यहाँ सभी के लिए नहीं, अगर कोर्ट को लगता है कि इनमें से कुछ को हटा दिया जाना चाहिए तो कोर्ट इस तरह का स्टेप ले सकता है, इवन उनके लिए जजमेंट भी दे सकता है, और वो जजमेंट इसी तरह का होगा जिस तरह का सामान्य हमारे जजमेंट कहे जाते हैं। अब इसी तरह क्या होता है, पार्टीज एट इशू। अब ये भी है कि भाई कई बार तो पार्टीज हैं कि अब जहां पर जो पार्टीज हैं उनके बीच किसी तरह का जो भी डिस्प्यूट है, और उनके लिए ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि इनके बीच जो डिस्प्यूट है उसके लिए इश्यूज बना दिए गए हैं, इश्यूज फ्रेम कर दिए गए हैं। उसके बाद अब अगर कोर्ट को ये लगता है कि इश्यूज बनने के बाद उससे रिलेटेड एविडेंस सबमिट किए जाएं, और या फिर आर्ग्यूमेंट, देखिए जैसे कि कोर्ट में जब कोई भी केस चलता है तो क्या होता है, एक जो नॉर्मल सा प्रोसीजर है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक एप्लीकेशन पे फाइल किया है ना, तो उस एप्लीकेशन को जब फाइल किया जाएगा तो उस एप्लीकेशन, जैसे मैं प्लांटिफ हूँ, मैंने वो एप्लीकेशन लगाया, देन सामने वाला जो भी डिपेंडेंट है उसके अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, मीन्स उसका जवाब देगा कि मैंने मान लीजिए कि कोई भी एक एप्लीकेशन लगाया, 151 का ही लगा दिया, कोर्ट का इनहेरेंट पावर है उसमें, मैंने किसी भी चीज की ऐसे डिमांड कर ली जो कि उस टाइम पर हो सकता है प्रतिवादी उसको पूरी तरह से डिफेंड करे, प्रतिवादी ने उस चीज को डिफेंड किया, उसका आंसर किया। अब यहाँ पर वो दोनों एप्लीकेशन लेने के बाद हमेशा ये होता है कि कोर्ट में उस एप्लीकेशन, आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट के बारे में तो बहुत सुना है ना सभी ने, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ऐसा नहीं है कि सबसे लास्ट या 1 या 2 बार ही होता है पूरे केस में, जनरल, ये मैं जनरल चीजें आपको बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है जो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एप्लीकेशन फाइल किया है, तो उस एप्लीकेशन का सामने वाले ने जवाब दिया, अब उस जवाब देने के बाद, क्योंकि यहाँ हर एक स्टेप पर आपको खुद को डिफेंड करना है, आपको अपने बचाव में जो भी चीजें बोली, जो आपने लिखा है वही चीजें आपको आर्ग्यूमेंट, चाहे आपने पूरे केस में 10 एप्लीकेशंस फाइल की हैं, उन 10 ही एप्लीकेशंस पे जब भी आपको ने एप्लीकेशन दिया, सामने वाले का रिप्लाई आया, रिप्लाई आने के बाद आपको कोर्ट के सामने आर्ग्यू करना होता है। आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस, हम सुनते हैं ना कोर्ट में बहस होती है, ये बहस हर उस चीज के लिए होती है जिस पर आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, या आपने उससे संबंधित कोई एप्लीकेशन फाइल की है। अब जैसे कि अभी इस कंडीशन में जो भी हमने डिस्कस किया, इसमें है कि आपके इश्यूज फ्रेम हो चुके हैं, इश्यूज फ्रेम होने के बाद कोर्ट आर्ग्यूमेंट के लिए डेट डिसाइड करता है, और वो डेट डिसाइड करने के साथ ही आपसे एविडेंस के लिए भी बात करता है कि आपको यहाँ पर अगर कोई एविडेंस देना है, किसी भी तरह का साक्ष्य देना है, या जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एविडेंस की एक लिस्ट होती है, विटनेस की एक लिस्ट होती है, ये इस टाइम पर दे दी जाती है। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास ना तो कोई एविडेंस है देने को,
कि आपने यहाँ डिनाई कर दिया कि नहीं, किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, तो कोर्ट चाहे तो उस दिन भी इस तरह के जो मैटर्स होते हैं उन मैटर्स में उसी टाइम पर डिसीजन दे सकता है। इसमें कुछ केस लॉज के नाम भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई हम छोटी सी एप्लीकेशन में फाइल करते हैं और सामने वाला जब उसका रिप्लाई करता है तो हमें उस पर बहस करनी होती है, और अगर कोर्ट ने डिमांड किया है कि आप किसी तरह का कोई एविडेंस दें, तो यहाँ पर आपको एविडेंस अगर नहीं देना होता है तो आप न भी दें, और अगर आप क्लियर कर दें कि नहीं, इससे रिलेटेड कोई आप किसी भी तरह का एविडेंस नहीं देना चाहते, तो उस टाइम पर भी कोर्ट इससे रिलेटेड जजमेंट दे सकता है। इसमें केस लिखिएगा, हरिदास सॉरी मिसेस एस एबल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलाहाबाद, डिस्ट्रिक्ट जज इलाहाबाद, AIR 1980। एक इसी में लिखिएगा एविडेंस से रिलेटेड, अच्युतानंद साहू वर्सेस ध्रुव चंद्र साहू, 1987 AIR। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एविडेंस की विटनेसेस की लिस्ट यहाँ पर जब आपके इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं उस टाइम पर आपको सबमिट करनी होती है। ये केस इसी से रिलेटेड है। मान लीजिए कि अगर आपने विटनेस की लिस्ट सबमिट नहीं की है और उसी टाइम पर आपको एविडेंस कराने हैं, तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपने आपके जो एविडेंस की जो लिस्ट है वो नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी CPC में इस तरह की चीज़ों को मैंडेटरी नहीं बोला गया है। ये कोर्ट के प्रोसीजर को इजी करने के लिए एक तरह का रूल है कि अगर आप पहले ही अपने एविडेंस की लिस्ट दे देते हैं, अपने विटनेसेस की लिस्ट दे देते हैं, तो कोर्ट के लिए ईजी हो जाता है कि इन लोगों को एविडेंस के लिए बुलाना है और इन लोगों के बयान होंगे। तो यहाँ पर एक और केसेस में लिखिएगा, माइनर दीपिका वर्सेस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 2007। अब जैसे कि मान लीजिए कि एविडेंस की लिस्ट दी गई है, उस एविडेंस की लिस्ट में आपने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि इस व्यक्ति के भी बयान होने हैं, या पार्टीज में से कोई व्यक्ति रह जाता है, तो क्या आप उसके बयान नहीं हो सकते? नवनीत छाबड़ा, ये क्वेश्चन आपसे है मेरा। सॉरी मैम, मैंने सुना नहीं, सॉरी मैम। फिर से सुन लीजिए कि मान लीजिए मैंने कहा कि विटनेस का लिस्ट देना होता है आपको जब आपके इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं सिविल में। अब इश्यूज जब आपके फ्रेम किए जाते हैं उस टाइम पे आपको विटनेस का लिस्ट देना है कि किन किन लोगों को आप गवाही के लिए बुलाएंगे। ठीक, इसी तरह आप यहाँ पर अपने एविडेंस की क्या क्या पेश करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने पेश किए हैं और इन फ्यूचर करने वाले उसकी आपने लिस्ट दी है। अब एविडेंस की लिस्ट जो आपने दी है, साक्षियों की जो सूची दी है, उसमें अगर कोई नाम रह गया, अब उसका एविडेंस कराना है, तो क्या यहाँ पर उसका एविडेंस किया जा सकता है? एविडेंस का मतलब होता है बयान, तो क्या उसके बयान लिए जा सकते हैं बाद में? बाद में नहीं मैम। हाँ, ओके। अब देखिए, मैंने कल ही आप लोगों को बोला था कि ये कोर्ट का खुद का पावर होता है कि बाय चांस ऐसा होता है कि आपने, जैसे कल हमने इश्यूज जब पढ़े थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इश्यूज बनने के दौरान ये प्रोसेस होती है। अब मान लीजिए कि आगे जाने के बाद कोई ऐसा एविडेंस हुआ या कोई ऐसा विटनेस आया जिसने कि किसी ऐसे पर्सन के बारे में डिस्कस किया कि अगर उसका विटनेस लिया जाता है तो हमारे जो फैक्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्या कोर्ट को ये पावर है कि कोर्ट इस तरह के लोगों को परीक्षण के लिए, मतलब एग्जामिनेशन के लिए बुला ले? तो मैंने कहा भी था कि हाँ, कोर्ट को इस तरह का पावर है। तो आप ये चीजें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये प्रोसीजर होता है ना। और इसी के साथ कहाँ पर मैंडेटरी है चीजें, कहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, कहाँ कितना अपना विवेक
न्यायाधीश लगा सकते हैं और कहाँ पर उनके हाथ रुक जाते हैं। तो अब मैंने जैसे कल भी कहा था कि अगर यहाँ ये केस जो मैंने अभी लिखवाया है माइनर दीपिका वर्सेस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, ये इसी से रिलेटेड है कि आपने साक्षियों की लिस्ट आपने कोर्ट में सबमिट नहीं किया। अब मान लीजिए या कर भी दिया तो किसी का नाम रह गया और उस व्यक्ति का परीक्षण कराना है, तो क्या अब उसका परीक्षण हो सकता है? तो यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपके जजमेंट के लिए उस व्यक्ति का विटनेस होना और उसकी गवाही होना जरूरी है, तो उससे कोर्ट कभी भी बुला सकता है। तो आपका जो फर्स्ट 15 वाला है, इसमें ये चीजें भी इसीलिए स्पेसिफिक दी गई है क्योंकि यहाँ अगर कुछ चीजें कैसी हैं कि अगर आपके साक्ष्य नहीं है, विटनेस ज्यादा नहीं है, उनसे रिलेटेड कोई सूची आपके पास नहीं है, आपने वो जमा नहीं किया, तो इन सब चीजों के कारण भी अगर फर्स्ट हियरिंग पर कोई केस ऐसा है जो डिस्पोज किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो यहाँ इन छोटी छोटी चीजों के कारण केस को नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 15 है ये इसी से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा इसका इस तरह का कोई ना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ना बहुत ज्यादा आपको उसको पढ़ने की जरूरत है, बट आपको प्रोसेस याद होना चाहिए कि 15 में क्या है। तो कई बार क्या ऐसा हो सकता है, जैसे कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है अगर कि क्या कोई केस प्रथम सुनवाई पर किसी बात का निपटारा किया जा सकता है, तो अभी आपको यहाँ क्लिक होना चाहिए कि हाँ होता है या नहीं होता है। तो क्योंकि मैं आपको पूरा सीपीसी पढ़ा रही हूँ, मेरा ये इंटेंशन है कि भाई आपको हर एक चीज रहे, सिर्फ सिलेबस के हिसाब से हम ना चले, हम पूरा सीपीसी पढ़ें। इसीलिए मैं आपको हर छोटे से छोटा ऑर्डर भी पढ़ा रही हूँ कि एक भी ऑर्डर हम लोग अब तक मिस नहीं किया है हमने, उसका रीजन ये है। तो आप लोग भी थोड़ा अटेंटिव रहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज में कहीं ना कहीं तो नॉलेज की चीजें हैं, हर जगह प्रोसेस तो है ही, अननेसेसरी तो कोई भी चीज या कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं किया गया है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि क्या प्रथम सुनवाई पर कोई केस खत्म किया जा सकता है? तो यस। कब? जब जहां पर न्यायालय को ऐसा लगे कि ना तो दोनों पक्षकारों के बीच विधि से संबंधित कोई प्रश्न है, ना ही कोई तथ्य से संबंधित, ना तो कोई क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड है, ना ही फैक्ट से रिलेटेड है, और जहां पर डिस्प्यूट्स इस तरह के नहीं है कि एक बार आपने जब एविडेंस आपने इश्यूज बना लिए हैं, उन इश्यूज के बाद कई सारे साक्ष्य की, एविडेंस की या विटनेसेस की जरूरत हो, अगर डिनाई कर दिया जाता है तो वहां भी इस तरह के चीजें खत्म कर दी जा सकती हैं। और जहां पर न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई प्रतिवादी ऐसा है जो कि उसमें नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाकर उसके लिए पर्टिकुलर उन प्रतिवादियों के लिए अलग से डिसीजन दिया जा सकता है। तो वो जो डिसीजन होगा वो भी हमारे लिए तो यही होगा कि फर्स्ट हियरिंग पर ही, जैसे मान लीजिए 15 प्रतिवादी हमने जोड़ दिए थे उसमें कि इतने इतने लोगों ने हमारे साथ गलत किया, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, उनमें से जेन्युइन फर्स्ट हियरिंग पर ही समझ आ गया कि इनमें से जेन्युइन तो सिर्फ 5 है, बाकी के 10 तो अननेसेसरी है। उन 10 को कोर्ट अगर चाहे तो हटा सकता है, क्योंकि रिश्तेदारों के रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी अगर शामिल है तो अननेसेसरी ऐसे लोगों को, हाँ डायरेक्ट अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है या आपके फैक्ट से रिलेटेड है तो उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ सिंपल सा है ये आपका 15 वाला कि समटाइम्स ये हो सकता है कि डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। अब जो आपका है ऑर्डर 16 वो है विटनेसेस से रिलेटेड। देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका ऑर्डर 16 समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई आपने जब इश्यूज आपके फ्रेम हुए उस टाइम पर आपने क्या किया कि जो भी डेट डिसाइड की गई है उस डेट को आपने आपको यहाँ पर एविडेंस की लिस्ट दे दी, विटनेसेस की लिस्ट दे दी गई है। अब अगर लिस्ट है तो क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रोसीजर, अब ये प्रोसीजर कहीं मैंडेटरी नहीं बोला गया है, बट अगर आप दे देते हैं तो कोर्ट के लिए एक प्रोसीजर इजी हो जाता है। मैंने अभी कहा था इजी कैसे हो गया, आपने एक लिस्ट दे दी कि भाई आपके इस केस में 10 विटनेस है और इन 10 की गवाही बहुत जरूरी है। तो अब कोर्ट क्या करेगा उस कंडीशन में, लिस्ट ऑफ विटनेस एंड समन्स टू विटनेस on or before such date as the court may appoint and not later than 15 days after the date on which the issues are settled. The party shall present in court a list of witnesses whom they propose to call, either to give evidence or to produce documents and obtain summons to such person for their attendance in court. कोई भी ऐसी तारीख को जो इसके पूर्व जो न्यायालय नियत करे, जो विवादकों का निपटारा कर दिए जाने से 15 दिन के पश्चात की ना हो। हमारे इश्यूज बनाए गए हैं 1 तारीख को, अगली 15 दिनों की डेट मीन्स 15 तारीख तक आपको अपनी विटनेस की लिस्ट कोर्ट में पेश करना है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 16 रूल 1।
अब पक्षकार न्यायालय में ऐसे साक्ष्यों की सूची पेश करेंगे जिन्हें या तो वो साक्ष्य देने के लिए, पहली चीज या तो साक्ष्य देने के लिए फॉर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, क्लियरली यहाँ मेंशन किया गया है। तो या तो आप सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज पेश करेंगे या फिर आप एविडेंस देंगे। करने के लिए बुलाने की प्रस्थापना करता है। प्रस्थापना मीन्स उन्हें बुलाने के लिए एक प्रॉपर वो रिकॉर्ड किया जाता है और न्यायालय कोर्ट ऐसे लोगों की जो लिस्ट है वो पहले ही ले लेगा। अब अगर कोई पक्षकार है किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए कोई समन्स चाहता है, अब आप देखिए मैंने आप लोगों को पहले हम लोगों ने जब समन्स पढ़े थे तब आप लोगों ने पढ़ा था कि समन्स क्यों दिए जाते हैं, किस किस के लिए दिए जाते हैं। क्या सिर्फ प्रतिवादी के लिए समन्स निकाला जाता है कि प्रतिवादी को कोर्ट में अपने केस का WS सबमिट करने के लिए बुलाने के लिए ही समन्स दिया जाएगा? नहीं, अगर किसी कोर्ट में अगर किसी केस में कोई विटनेसेस हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि किस डेट पर उन्हें कोर्ट में जाकर किस केस में या किस मामले में गवाही देनी है। इसके लिए कोर्ट क्या करेगा कि उन सभी विटनेसेस के लिए एक लिस्ट बनाकर उनके अगेंस्ट उनको बुलाने के लिए समन्स भेजेगा और वो समन्स मिलने के बाद उन्हें कोर्ट में अपीयर होना जरूरी है। एक बार आपको समन्स मिलता है किसी चीज के लिए तो यहाँ ये मान लिया जाना चाहिए कि आपको कोर्ट का एक तरह का ऑर्डर है कि इस डेट पर आपको कोर्ट में अपीयर होना है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ वादियों को तुरंत उसी टाइम कुछ साक्षियों को एक साथ सभी की गवाही तो होती नहीं है ना, 1 to 1 ही होगी। अब आप किसे पहले बुलाना चाहते तो उनसे संबंधित आप जानकारी कोर्ट को दे दे, कोर्ट उनके लिए समन्स निकाल देगा। अब अगर मान लीजिए कि आपको उसमें से किसी का नाम हटाना है, आपने एक बार मैंने 15 लोगों की लिस्ट दे दी, उन 15 लोगों की लिस्ट में से मुझे कुछ लोगों के नाम हटा देने हैं। अब कोर्ट में आपने अगर कोई चीज सबमिट कर दी है तो फिर यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्मली हम एग्जाम में हैं और एग्जाम में हमने आंसर लिखा और हमने 4 लाइन काट दी, हमको लगा नहीं नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वहां पर अगर आपने एक बार एविडेंस की लिस्ट में किसी का नाम दिया है तो अब यहाँ पर आपको उन लोगों की जानकारी आपने उनका नाम अगर हटाना है कि नहीं वो व्यक्ति नहीं आ सकता या कोई रीजन है तो अब यहाँ आपको रीजन ऐसे ही नाम नहीं हट जाएगा, आपको यहाँ रीजन देना होगा कि उस व्यक्ति को आप क्यों अपीयर नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें कि कोई पक्षकार है और वो डायरेक्ट किसी एविडेंस को बुलाना चाहता है तो डायरेक्ट भी एविडेंस को बुला सकता है। प्रोडक्शन ऑफ विटनेस विदाउट समन्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस टू बी पेड इनटू कोर्ट ऑन अप्लाइंग फॉर समन्स। समन्स जब दिए जाते हैं तो उसके जो भी खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, पक्षकारों को कोर्ट में उसे अमाउंट को पे करना होता है। The party applying for summons shall before the summons is guaranteed and within a period to be fixed, जो भी टाइम पीरियड फिक्स किया गया है उस डेट के 7 डेज यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, उसके 7 डेज में वो कोर्ट में वो अमाउंट जमा करेगा जिसके लिए उसे कोर्ट को में वहां से उस व्यक्ति को बुलाना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक्सपर्ट को पर्टिकुलर किसी पार्ट पर बुलाने की जरूरत होती है तो एक्सपर्ट को अगर बुलाया जाएगा तो क्या उससे संबंधित खर्चे भी दिए जाएंगे? तो यस, यहाँ पर अगर कोई विशेषज्ञ के नाते कोई साक्ष्य देने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो उसके युक्त पारिश्रम को अनुज्ञात किया जाएगा जो साक्ष्य देने के लिए आवश्यक रूप से किसी व्यक्ति को बुलाया गया है। तो ये सारा का सारा आपका खर्चों से रिलेटेड है। समथिंग आप लोग सुन लीजिए, जैसे कि 4 में इन्होंने बोला है, रूल 4 में प्रोसीजर वेयर इनसफिशिएंट सम पेड इन, तो ये वो राशियां हैं, ये वो सारा अमाउंट है जिसको कि जब कोर्ट में किसी विटनेस को बुलाया जाता है तो उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, ये सारा का सारा आपका रूल 3 रूल 4 इसी से रिलेटेड है। जैसे कि टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेस, मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जस्ट ये जानना
जरूरी है कि इस तरह का भी एक प्रोसीजर होता है कि अगर किसी विटनेस को एविडेंस के लिए बुलाया गया है और अगर वह कहीं दूर से आया है तो उसका ट्रैवलिंग का, उसके रुकने का, उसके खाने, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस भी देने होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं प्लांटिफ हूँ और मैंने चाहा है कि वो व्यक्ति यहाँ पर आए और कोर्ट में उस चीज के लिए भत्ता होता है ना, जैसे उस तरह का, जैसे कि मैंने चाहा है कि भाई कोई स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक मींस एक्सपर्ट को मैंने बुलवाना है, तो अब उससे रिलेटेड जो खर्चे होंगे कि वो आएगा, रहेगा, 2 दिन, उन सभी चीजों के एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। अब आपका जो ऑर्डर 16 का जो रूल 6 है, ओके सुन लीजिएगा इसे। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, कई बार सिर्फ और सिर्फ समन्स इसलिए भी भेजे जाते हैं कि जहां पर हम सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एनी पर्सन मे बी समन्स टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विदाउट बीइंग समन टू गिव एविडेंस। यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको एविडेंस देने हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि any person summoned meant to produce a document shall be deemed to have a compiled with the summons if he causes this document to be produced instead of attending personally to produce the same। अगर कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए समन किए बिना दस्तावेज करने के लिए समन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दस्तावेज पेश करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि भाई 2 तरह के आपके एविडेंस होते हैं, एक ओरल और एक एविडेंस, एक ओरल और एक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए भी अगर किसी पर्सन को बुलाया जाता है तो उसके लिए भी समन निकाला जा सकता है। अब जैसे मैंने बोला, अभी जो क्वेश्चन मैंने नवनीत से किया था, पावर टू रिक्वायर पर्सन्स प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित करने की शक्ति किसकी है? न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से न्यायालय यह अपेक्षा करेगा कि वह व्यक्ति साक्ष्य दे और कोई ऐसा दस्तावेज पेश करे जो उस समय या उसकी कब्जे में है या उसके पोजीशन में है। जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को कहा था कि यहाँ अगर एक एग्जांपल से हमने समझा था कि अगर विल से रिलेटेड कोई मैटर है, बड़े भाई के पास विल है और छोटे भाई ने उनके अगेंस्ट बंटवारे का केस लगाया है, तो अब यहाँ पर अगर उसके अगेंस्ट आपने समन्स निकलवाया है कि वह व्यक्ति यहाँ पर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे, तो अब यहाँ कोर्ट उससे क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो डॉक्यूमेंट उसके पोजीशन या उसके पावर में है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वो कोर्ट में पेश करे। अब देखिए, आपका फिर ऑर्डर रूल 8 जो है, समन्स कैसे सर्व होगा, आप सभी जानते हैं कि हमारे ऑर्डर 7 में हम लोगों ने क्लियरली दिया, हमने यहाँ पर अपना समन्स से रिलेटेड जो प्रोसीजर था वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि किस तरह से समन्स निकाले जाते हैं। अगर किसी को नहीं याद है तो समन्स वाला पूरा चैप्टर एक बार फिर से देख लीजिएगा कि समन्स किस तरह सर्व किए जाते हैं, क्योंकि बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि प्रोसीजर पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रोसीजर है क्या। बिना समन्स के ना तो विटनेस आते हैं, कभी कभी पक्षकार ने अलग से अगर डायरेक्ट किसी को बुलाया है, जैसे अभी हमने पढ़ा, और कोर्ट ने परमिट किया है तो एक अलग बात है। अदरवाइज समन्स एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है किसी को भी कॉल करने के लिए, कि आपने अगर किसी को बुलाया है कोर्ट में तो वो कैसे जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोर्ट में गवाही देनी है, तो मैं कैसे जाऊंगी, मुझे क्या पता है कब, किस दिन, किस तरह की कोर्ट में कौन से केस में मुझे गवाही देनी है ना। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है समन्स का। समन्स के तामीली के लिए समय, टाइम फॉर सर्विंग समन्स, तो जो भी जितना की अपेक्षित हो, अपेक्षित से मतलब है कितना लग सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति बाहर है, दूर है, अब्रॉड में है, तो क्या वो 8-10 दिन में आ जाएगा? नहीं। तो एक्सपेक्टेड जो भी टाइम होगा उतने टाइम के लिए आप कोर्ट से उस के संबंध में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए सबसे खास चीज आपका 16 का 10 प्रोसीजर whose witness fail to comply with summons। अब अगर मान लीजिए कि जहां साक्षी समन का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया, तो क्या होगा? अब अगर मान लीजिए जहां कोई एक व्यक्ति जिसके नाम साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने के लिए दस्तावेज पेश करने के लिए समन्स निकाला गया है, अब अगर वो असफल रहता है तो क्या होगा? ऐसे यदि तामील करने वाले अधिकारी का प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ सत्यापित नहीं किया गया है, या यदि समन की तामील पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा कराई गई है, तो तामील करने वाले अधिकारी या पक्षकार की शपथ पत्र लगाया जाएगा। किस व्यक्ति ने उसे दिया था और उस व्यक्ति की
एग्जामिनेशन किया जाएगा। होता है ना पावर ऑफ अटॉर्नी, कई बार एविडेंस के लिए भी दे दी जाती है, तो उस तरह से। और समन्स के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पुलिस वालों को बहुत समन्स निकलते हैं, क्योंकि वो जैसे इसे क्रिमिनल केस की अगर हम बात करें तो कई सारे केसेस में होते हैं इन्वॉल्व, तो उनको बहुत से समन्स निकाले जाते हैं कि वो बार बार उनकी गवाही होती है। और एक और चीज कि 2 से 3 बार आपको समन्स दिया गया है और उसके बाद भी आप कोर्ट में अपेयर नहीं होते, तो कई बार वारंट निकल जाता है ना। तो आपके जो ऑर्डर 16 थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेन चीजें हमारे लिए जरूरी थी जो हमने पढ़ ली हैं, कि कब कोर्ट को क्या ये राइट है कि वो किसी पर्टिकुलर लोगों को बुला सकता है समझ, तो यस विटनेस के लिए और डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कई लोगों को बुलाया जा सकता है, एविडेंस देने के लिए विटनेस को और डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए। देखिए इसमें 16A एक बार और ये वाला और पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डर 16 का ए, अटेंडेंस ऑफ विटनेस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। क्या जेल में रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उन साक्षियों की हाजिरी, जो लोग ऑलरेडी जेल में हैं, तो हाँ ऐसे लोगों को देखिए, पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स टू गिव एविडेंस, साक्ष्य देने के लिए बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जेल में है और उसकी गवाही अगर किसी केस में मैटर करती है, तो न्यायालय को अगर ऐसा लगता है तो न्यायालय उस व्यक्ति के लिए भी समन्स भेजकर उस व्यक्ति को कोर्ट में अपीयर होने के लिए या उसके अटेंडेंस के लिए बुला सकता है। उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस टू बी पेड इन टू कोर्ट। Power to state government to execute certain persons from the operation of Rule 2। जो Rule 2 में जो दिया गया है कि हाँ किसी भी व्यक्ति को जो कि जेल में है, उन चीजों को अगर स्पेसिफिक कोई रीजन है तो यहाँ पर आपको परमिशन लेना जरूरी होता है, कि आप स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर परमिशन के बाद ही ऐसे व्यक्ति को बुला सकते हैं। तो ऑर्डर 16 आपका विटनेस से रिलेटेड है। विटनेस को बुलाने के लिए और या तो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए आपका ऑर्डर 16 है। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 17 एडजर्न, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सीपीसी, बिकॉज एडजर्न एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे केसेस को, दो चीजें हम मान सकते हैं उसमें, एक ये हम मान सकते हैं कि हमारे केसेस डिले होते हैं, और एक हम ये मान सकते हैं कि जजमेंट के लिए या जस्टिस के लिए आपको टाइम मिल जाता है। टाइम क्योंकि हो सकता है कि अगर एडजर्न वाला प्रोसीजर ना होता, बोलने के लिए बहुत आसान है तारीख पे तारीख, बट अगर सच में वादी या प्रतिवादी में से कोई व्यक्ति अपीयर नहीं हो पाता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए डेट लगाई जाए, है ना। तो एडजर्न या मतलब स्थगन, तो कल हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग असाइनमेंट दे दीजिए भाई टाइम पर। थैंक यू।